Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम RRB का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो। 80 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 45 मिनट्स हमें अलॉट होगा और ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर होगा। तो जिस दिन को नहीं पता मेमोरी बेस्ड पेपर होता क्या है, ये बहुत सारी कंपनियां होती हैं मॉक टेस्ट वाली, वो जाती हैं बच्चों के पास जब एग्जाम छूट जाता है। जैसे 2021 में उन लोगों का एग्जाम दिया और छूट गया, और फिर उनसे पूछा जाता है कि एग्जाम कैसा आया था, फिर उससे वो डुप्लीकेट पेपर बनाते हैं, उसे कहते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, तो ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, ऑलीवर्ड का है, फ्री है, आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, मतलब दे सकते हो। तो पेपर स्टार्ट हो गया, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे पेपर चलता हुआ। तो इनक्वालिटी आ गई, सबसे पहले उसी करेंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, सबसे पहले इनक्वालिटी, सिलॉक्स, कोई भी वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, उसके बाद आएंगे पजल पे। ठीक है, तो एक ही इनक्वालिटी दिखी थी मुझे, और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पूरा पेपर। दूसरी इनक्वालिटी, हाँ तो इसको भी एक कर लेते हैं। तो ये ऑलीवर्ड का पेपर है, आप लोग चाहो तो इनकी वेबसाइट या फिर ऐप डाउनलोड करके उसमें से, ये फ्री मॉक टेस्ट है ना, सबके लिए फ्री है, दे सकते हो। मेमोरी बेस्ड पेपर है तो फ्री रहता है। और इनक्वालिटी को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 2 से 2.5 मिनट के अंदर, मतलब दो से 2.5 मिनट है मैक्सिमम है, इसके अंदर हो जाता है तो और अच्छी बात है। 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, है ना। और मैं तो स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ इसको, मतलब मैं लिख के तो कोई भी सॉल्व नहीं करता, लेकिन तब भी, है ना, स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। सिलॉक्स आ गया, सिलॉक्स को कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑल टेबल आर पिल्स, अ फ्यू वाले, ओनली फ्यू वाले, ऑल वाले, जितने भी ये कंडीशन है, मैंने ना खुद एक वीडियो बना रखी है सिलॉक्स की, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा बता रखा है उसमें। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आप जाके उसे चेकआउट कर लो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो उसमें मैंने सारे जितनी भी कंडीशन ये लिखी है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, सारी कवर कर रखी हैं। ऑल की, ओनली फ्यू, ओनली वाली कंडीशन कैसी होती है, रिवर्स वाला जो होता है ना इसमें, और अ फ्यू, परसेंटेज वाली 10% क्या होता है, 100% क्या होता है, वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है। आप लोग चाहो तो एक बार उसे चेकआउट कर सकते हो, मतलब आपका एकदम बेसिक तो क्लियर हो जाएगा कि सिलॉक्स को बनाया कैसे जाता है। और डायग्राम मेन होता है, 80% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अगर आपने डायग्राम एकदम सटीक बनाया है तो कंक्लूजन बस पढ़ना है और देखना है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हो स्पीड मुझे पहले से ही तेज रखी है। 3 क्वेश्चन आए थे सिलॉक्स के, ये रही इनक्वालिटी, एक और इनक्वालिटी मिल गई है। तो ये पेपर पैटर्न इन लोगों ने थोड़ा सा मिक्सअप कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, कोई बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले पूरा पेपर, जो 40 मार्क्स का पेपर होगा रीजनिंग का, उसको पूरा छानेंगे, ठीक है, अच्छी तरह। पजल आगे, पजल को नहीं करेंगे अभी, बाद में करेंगे। इस पजल को भी बाद में करेंगे। इस पजल को कर लेते हैं, क्या बोल रखा है इसमें, पजल नहीं है, एक वही रैंकिंग वाली जो पजल कह सकते हो आप। 6 पीपल दे रखे हैं, उनका डिफरेंट वेट दे रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको अरेंज करना है। डी इज़ हैवियर देन ई बट लाइटर देन एफ। तो आप देख सकते हो मैं कंडीशन बगल में नोट कर रहा हूँ, कोई भी सॉलिड कंडीशन होगी मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। ई सबसे नीचे आएगा, ये ई सबसे मतलब लाइटेस्ट नहीं है, तो ई को मैंने कट कर दिया है, वहाँ पे देख सकते हो आप। तो जो सबसे भारी होगा वो सबसे ऊपर बैठेगा, जो सबसे लोएस्ट होगा मतलब हल्का होगा वो सबसे नीचे बैठेगा। ठीक, तो मैं ऐसे करके अरेंज करता हूँ वर्टिकल वे में। इसे हॉरिजॉन्टल वे में भी कुछ लोग बनाते हैं इस पजल को, लेकिन मैं वर्टिकल वे में भी बनाता हूँ। आप एक पैटर्न की आदत डाल लिया करो, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं पजल हैं वो ऐसी आप बनाते हो ना, फ्लोर वाली जो आती हैं, रैंकिंग वाली भी ऐसे बनाया करो, फ्लैटन फ्लोर वाली भी ऐसे बनाया करो, तो आदत पड़ जाएगी। तो पजल बन गई है हमारी। ए और सी की पोजीशन डिफाइन नहीं है, तो उसको हम ऐसे करके पॉसिबिलिटी में रख देते हैं, और बाकी चीज़ें को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ और लोएस्ट का वेट दे रखा है 65 और 51, और इसमें बोल रखा है ए का वेट 8 kg ज़्यादा है डी और बी के एवरेज वेट से। तो डी और बी का एवरेज निकालो, उसमें 8 ऐड कर दो, 66 आंसर आ गया। इमीडिएट हैवियर देन बी इज़ ई। अब ये चाइनीज़ कोडिंग आ गई है, इसको जल्दी से जल्दी कर लेते हैं हम लोग। अब चाइनीज़ कोडिंग को भी मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसमें एम और जेड का आपको कोड का मतलब बताना है, एम और जेड के कोड का मतलब क्या है। तो एम और जेड जहाँ जहाँ कॉमन आ रहा है कोड, पहले तो मैं उस लाइन को चेक करूँगा, फिर उस लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है मैं उसको चेक करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंडेटरी आ रहा है, मतलब यही एक कॉमन आ रहा है, और कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है यही आंसर होगा, लेकिन वापस से चेक कर लेते हैं।
इसको आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं उसको तो लंबा प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप भी आदत डाल लो स्क्रीन पे सॉल्व करने की, अगर आपको टाइम लगता है तो लिखने में। तो रीडिंग का कोड बताना है, वैसे ही बताना है, एलिमिनेशन मेथड। रीडिंग चेक करो कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, फिर उसका कोड चेक करो कौन सा कोड इस लाइन में कॉमन आ रहा है, वो रीडिंग का कोड हो जाएगा, है ना। बाकी आप ऑप्शन भी चेक करते रहा करो, उसमें अगर इधर और दे रखा है तो एक बार और चेक कर लिया करो, है ना। अब इसमें बता देना, एक क्वेश्चन दे रखा है द कोड फॉर दैश दिस फॉर दिस, तो क्वेश्चन और नो एनो दे रखा है, तो ये मतलब कोड और वर्ड मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो एक एक ऑप्शन उठाओ, उसको चेक करो पेपर का है ये कोड कि नहीं है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, और पेपर ये ऐसे आया करे, 45 मिनट्स हैं आपके पास, उसमें 80 क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। यहाँ चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, सॉल्व करते रहा करो, है ना। इनक्वालिटी को भी चाइनीज़ कोडिंग को भी सॉल्व करने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगने चाहिए, इसमें इतनी देर में सॉल्व कर लेनी चाहिए आपको, है ना। स्पीड मेंटेन करके चलनी है। अब इसमें कोड बताना है HL और EV का कोड बताना है। तो HL देख लो कहाँ पे कॉमन आ रहा है, थर्ड लाइन में कॉमन आ रहा है, और कहाँ कॉमन आ रहा है, सेकंड लाइन में कॉमन आ रहा है। तो सेकंड लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, गिवन कॉमन है ना। तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। अब ये मैथ सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो मतलब हमने सारे जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो हम सब सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप देख सकते हो अभी 6 मिनट हुआ है, 6 मिनट के अंदर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हम पजल पे आ गए हैं। अब इस पजल में क्या क्या रखा है मैं बता देता हूँ। 9 पर्सन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, HR, मार्केट और फाइनेंस। तो HR, मार्केट और फाइनेंस का मैंने ऐसे करके टेबल बना ली है, और मिनिमम 2 लोग काम कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, मैक्सिमम 4। ठीक, तो ऐसे करके आप 4 बॉक्स बना लो। ठीक है, 4 3 24, तो ऐसे मतलब कहीं पे 2 होंगे, कहीं पे 4 होंगे, ऐसे करके होगा, कहीं पे 3 भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। M वर्किंग फाइनेंस, तो M को आप डायरेक्ट फाइनेंस में बैठा दिया। O और P डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और दे आर नॉट बिलोंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक, तो फाइनेंस में नहीं बैठेंगे तो ऊपर नीचे HR या फिर मार्केट में कहीं ना कहीं बैठेंगे। ओनली 2 पीपल वर्क इन मार्केट में 2 से 2 ही लोग काम करेंगे। ठीक है, PQ के साथ काम करेगा तो P तो ऊपर ही आ जाएगा, PQ, क्योंकि P अगर मार्केट में आएगा तो O ऊपर चला जाएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही थी यहाँ पे। तो आप भी बना सकते हो, यहाँ पे पजल पूरी साफ साफ चल रही है। या तो वीडियो को पॉज कर लो, उससे बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब आप ये समझ लो कि 45 मिनट्स के अंदर हमको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, पजल हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस पे टिक कर लेते हैं, ऑप्शंस पे सॉरी, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं बता देता हूँ कि पजल बनाने के बाद भी आप ऑप्शंस एक बार रीचेक करा करो। आपने एक ऑप्शन पे मार्क कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन बाकी की जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको भी एक नज़र देख लिया करो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा पूरा एक एक मिनट उसमें बिता दो एक एक ऑप्शन में, लेकिन थोड़ा सा एक नज़र मार लिया करो कि सारे ऑप्शन गलत हैं कि नहीं, क्योंकि एक तो ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, है ना। तो अगर आपका एक सही जा रहा है तो कोई सारे गलत जाने चाहिए, बाकी के रिमेनिंग सारे गलत जाने चाहिए। उसको देखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ना। एक क्वेश्चन आ गया, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें वही ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर रैंकिंग कह रहा हूँ, ये बिल्डिंग में बैठे हैं 5 लोग बिल्डिंग में बैठे हैं। आपको हु लिव्स एट टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन बैठा है वो बताना है आपको। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आंसर देना है। तो जब भी आपके पास टाइम कम हो तो पॉसिबिलिटी ले लिया करो, टाइम ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी अगर ना भी लो तो भी चलेगा। मैं तो कहता हूँ पॉसिबिलिटी लेके ही चला करो, है ना। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जो चीज़ इधर रखोगे पुट करोगे उतना टाइम उधर पुट कर दिया करो। जितना टाइम रखने में लगेगा उतना टाइम पॉसिबिलिटी बनाने में लगता है। ठीक, नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग। अब ये कैलेंडर वाली पजल आ गई है। इसमें 10 लोग हैं और उनके बर्थडे हैं, 11 तारीख को भी है और 16 तारीख को भी है। सॉरी, बर्थ डेट है ये, है ना, जिस दिन तारीख को वो बॉर्न हुए हैं। बर्थ डेट एक ही होता है, सेम ही होता है ना। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद उनके तुरंत जो एंडिंग मंथ के जो नंबर होते हैं वो तुरंत लिख लिया करो। जैसे 31, 28, 31, 30, 31, ये याद होने चाहिए आपको तुरंत ही, वो लिख लिया करो, क्योंकि बहुत काम आएंगे ये। और मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में बना लिया। आप देख सकते हो मेरा पूरा मैट्रिक्स तैयार हो गया है। आप लोग चाहो तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बना सकते हो। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अभी भी आपको बता दूँ, टिप्स है, मान लो। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने SBI PO का एक
मेंस का पज़ल बना के दिखाया है यहाँ पे, तो उसमें पूरी एक एक डिटेल बता रखी है कि किस पज़ल में कौन सी आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है, आप इसको चाहो तो बना सकते हो, या फिर आपका अपना स्ट्रक्चर है तो आप उस पर स्टिक रह सकते हो। बस ये है कि हर क्वेश्चन में यही स्ट्रक्चर बनाया करो। जब भी आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। और दोनों पॉसिबिलिटी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बोल रखा है ऐसा, इसलिए। बी वॉज बॉर्न इन इवन नंबर डेट्स, तो बी 16 में बॉर्न होगा, तो इधर सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई है, फर्स्ट वाली सही है, फर्स्ट वाली सही हो गई है, सेकंड वाली गलत हो गई है। और पजल हमारी कंप्लीट बन गई है। अब जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे हम लोग। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो, या फिर मैं काम करूँगा, एक छोटी सी वीडियो निकाल दूंगा, उसमें मैं हर एक पजल का एक राइट स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे हिसाब से, ठीक, मैं अपना ओपिनियन दूंगा उसमें, तो वो एक वीडियो में बना के डाल दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, बी वॉज बॉर्न देखना पड़ेगा, पजल में कहीं कहीं छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई है। पढ़ना पड़ेगा पजल को अब। पी वॉज नॉट बॉर्न इन मार्च, अच्छा, तो पी को मैंने मार्च में लिख दिया है और दिमाग यही कहता रहता है कि पी वॉज नॉट बॉर्न इन मार्च लिखा है, लेकिन मैंने नॉट पढ़ नहीं पाया, मुझे लगा पी मार्च में बॉर्न हुआ है। देखा, एक छोटी सी गलती पूरा मतलब पजल आपको बिगाड़ सकती है। अब मुझे सारे क्वेश्चन वापस से चेक करने पड़ेंगे एक बार, तो इसीलिए कहता हूँ मैं पूरे सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लिया करो, है ना कहीं कुछ अगर छूटा होगा तो वो ऑप्शन आपकी हेल्प कर देता है। तो मैं एक बार रीचेक कर रहा हूँ वापस से, कहीं कुछ पी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया जो मैंने आंसर कर दिया हो और गलत हो गया हो। अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आप। इसमें क्या बोल रखा है, हाउ मैनी टूवर्ड्स एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको काउंट करना है, बस नंबर लिखो, उससे काउंट करो, आगे पीछे वही अल्फ़ाबेट आ जाता है, इसमें कोई वर्ड आ जाता है तो उसको भी आपको मतलब उसकी प्लेस वैल्यू लिख के काउंट करना पड़ता है। तो बताना पड़ता है कि कितने आ रहे हैं, 1 2 3 हो रहा है, इधर एक पेयर इधर बन रहा है, पेयर बताने होते हैं आपको, है ना। तो ये मॉक टेस्ट को देने का बस एक यही मीनिंग है कि आपको एक अप्रोच बताना कि मॉक टेस्ट को अटेंड कैसे करा जाता है, या फिर किसी भी पेपर को अटेंड कैसे करा जाता है। यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो ये मान के चलो कि यही पेपर मैं एग्ज़ाम में भी दूंगा, है ना, या फिर कभी भी मॉक टेस्ट जो भी सॉल्व करता हूँ तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पहले उनको अटेंड करता हूँ। और ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं स्पेशली, ये स्नेच वाला और वो वाला जो बताया मैंने, उनको मैं बाद में ही सॉल्व करता हूँ, एकदम लास्ट में ही, क्योंकि इस पर मुझे थोड़ा डाउट होता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ सॉल्व, है ना। अब इस क्वेश्चन में मुझे डाउट ही है थोड़ा सा, क्योंकि वॉवल को मतलब नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है, कॉन्सोनेंट को पीछे, फिर बताना है कि कौन सा लेटर 2 बार आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है। तो इन क्वेश्चनों को मैं छोड़ देता हूँ, है ना, नहीं अटेंड करता हूँ। और कोई अगर टाइम है तो अटेंड कर लेता हूँ, नहीं टाइम है तो मैं छोड़ देता हूँ इनको छोड़ना प्रेफर करता हूँ। इनके रिप्लेस में मैं अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन इसको थोड़ा डर बना रहता है मेरे अंदर इसके लिए। और बाकी सबसे पहले स्ट्रैटेजी में वही बता रहा था कि सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर पजल, फिर अगर हो सके तो ये वाले क्वेश्चन, उसके बाद मैथ में जब स्विच करेंगे। और ये आरआरबी पीओ का बता रहा हूँ मैं, ये आरआरबी पीओ का मेमोरी टेस्ट है, तो आरआरबी पीओ से रिलेटेड बता रहा हूँ कि जब हम लोग मैथ में शिफ्ट होंगे तो मैथ में क्या करेंगे, सबसे जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन में क्या आता है, चलिए ठीक है, मैथ आएगी तब बताएंगे। नेक्स्ट पता लगी उस पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 लोग बॉर्न हुए हैं कॉन्जिक्यूटिव डेज में, मंडे से लेकर, कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। और ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ओके। तो ये पहली पजल आई है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, क्योंकि इसमें ABCD दे रखा है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट और दे रखा है कि उनको अलग अलग टाइप के फ्रूट पसंद है। तो ठीक है, बना लेते हैं। बी वॉज बॉर्न ऑन वेडनेसडे, तो बी वेडनेसडे में आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड गुआवा, तो एक छोड़ के गुआवा ऊपर बैठ जाएगा, ठीक, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक छोड़ के गुआवा नीचे बैठा देते हैं।
द वन हु लाइक बनाना बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर गुआवा, तो बनाना गुआवा के जस्ट नीचे। और 3% बॉर्न बिटवीन एफ एंड बनाना, तो 3 छोड़ के बनाना 3 छोड़ के नीचे एफ, 3 छोड़ के ऊपर एफ इधर हो जाएगा। और 4% बॉन्ड बिटवीन ई एंड ऑरेंज, तो 4% बॉन्ड बिटवीन ई और ऑरेंज कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं दे रखा तो अलग से लिख लेते हैं इसको। क्या बोल रखा है इसने कि ई वॉज बॉर्न बिफोर ऑरेंज, तो ई ऊपर आएगा ऑरेंज नीचे आएगा। और नीदर ई और सी लाइक गोवा, तो ई के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है इस वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, ई 4 छोड़ के ऑरेंज इधर आ जाएगा। और सेकंड में तो कहीं आएगा ही नहीं, है ना, थर्सडे में आप रख नहीं सकते, फिर 4 नीचे ऑरेंज बैठाना है। फिर क्या बोल रखा है उसने, डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर कीवी, कीवी से जस्ट ऊपर डी बैठेगा। और कीवी सैटरडे को बॉर्न नहीं होगा, तो सैटरडे पे मैंने कट करके कीवी लिख दिया है, आप देख सकते हो। और एप्पल बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर मैंगो, तो मैंगो के जस्ट बाद एप्पल वाला बॉर्न होगा, ठीक। और नीदर सी और जी बॉर्न ऑन फ्राइडे, तो सी और जी फ्राइडे में बॉर्न नहीं हो गए। तो जो जो चीज़ें मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं, अब रखते हैं पुट करते हैं। तो कीवी वाला देख लेते हैं, कीवी वाला काफ़ी आसान है। तो कीवी सैटरडे को नहीं आएगा, तो कीवी फ्राइडे को आएगा और थर्सडे को डी बैठ जाएगा, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी दिख रही है और कहीं तो दिख भी नहीं रहा मुझे। तो कीवी को बैठा लेते हैं यहाँ पे, कीवी यहाँ पे फ्राइडे और डी ऊपर। उसके बाद सी ना तो फ्राइडे आएगा, सी ना तो गुआवा ऊपर जाएगा, तो सी नीचे ऑरेंज में आ जाएगा। जी फ्राइडे नहीं जाएगा, तो जी सबसे ऊपर चला जाएगा, मैंगो और एप्पल हो जाएगा। तो हमारी पजल यहाँ पे बन चुकी है पूरी। और जो ब्लैंक्स है मतलब वो 1% बचा होगा, एक फ्रूट बचा होगा, वो हम लोग देख लेंगे वहीं पजल से, ठीक है। तो वाटरमेलन था जो फ्रूट बचा था, वो एफ पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पजल को ऐसे करके बनाना है आपको, है ना, पॉसिबिलिटी लेके चलना है। और मैंने पूरी चीज़ आपको नरेट कर दी है, आप लोग समझ सकते हो। जल्दी जल्दी टिक लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट शायद एक पजल और बची है, उस पर भी मूव ऑन हो जाएंगे हम लोग। और मेरा टारगेट यही रहता है कि रीजनिंग का जो पेपर होता है मैं उसे जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उतनी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग भी है। और मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट सेक्शन के लिए मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाए, क्योंकि कॉन्ट सेक्शन में मुझे 20 से 30 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन मुझे अटेंड करने होते हैं, क्योंकि मुझे अपनी कट ऑफ जो है वो 60 के अराउंड जाएगी। तो मुझे अटेम्प्ट भी अपने 60 to 65 या फिर 70 के बीच में रखने हैं, है ना, 60 से 70 के बीच में रखने हैं। 60 से कम नहीं और 70 से ज़्यादा चला जाता तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं। 10 लोग बैठे हैं, सब लोग इन्वर्ट फेस कर रखे हैं, और 4 लोग बैठे हैं डी और बी के बीच में, और सी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और 2% सिट बिटवीन ए एंड बी। तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं यहाँ पे, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। 2 छोड़ के ए इधर, 2 छोड़ के ए इधर, है ना। और 2% सेट बिटवीन ई एंड सी, तो सी से 2 छोड़ के इधर भी बैठा है लेकिन ऊपर जाएगा, फिर ई इधर बैठ जाएगा, इसमें भी इधर बैठ जाएगा। फिर क्या बोल रखा है इसने, जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एंड जी और एफ डी के नेबर नहीं है, तो जी और एफ डी के नेबर नहीं है। और आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, और 1% सिट बिटवीन आई और जे, आई और एच। तो आप इधर तो 2 जी और एफ को एक साथ बैठा लेना है, तो जी और एफ इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि डी यहाँ पे बगल में आ रहा है, क्योंकि इधर और फिर इधर बैठ सकता है ना, तो इधर हमने बैठा दिया। आप देख सकते हो सेकंड पॉसिबिलिटी में मेरी सही जा रही है वहाँ पे, तो सेकंड पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे। जे 2 छोड़ के आई इधर राइट में और एच इधर, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी सही बन गई है। अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट सेक्शन है उसको मूव ऑन हो जाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग, ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर था, 2021 में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी पीओ का, उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर था ये। और जो जिन बच्चों ने वहाँ पे बताया होगा इन लोगों को, तो उस हिसाब से एक मॉक टेस्ट मतलब तैयार करते हैं, और ये फ्री है एकदम, आप लोग चाहो तो यहाँ पे जाके दे सकते हो। और इन प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी फ्री मॉक टेस्ट हैं आप लोग दिया करो, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग जो होता है उनका एक डेमो होता है, फ्री होता है, उसे दिया करो, ठीक है, अटेम्प्ट करा करो। और लाइव मॉक टेस्ट जो आते हैं वहाँ पे, है ना, लाइव मॉक टेस्ट भी आता है आपको, अगर ध्यान ना हो इन प्लेटफॉर्म पे कभी जाना, ठीक, कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक जगह का मॉक टेस्ट लगाते रहते हो तो थोड़ी आदत पड़ जाती है, थोड़ी आदत मतलब
हर जगह का लगाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होगा, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा, फील अच्छा लगेगा, है ना। एक एक जगह का लगाते लगाते बोर भी हो जाते हैं। आप इसमें देख रहे हो ये ऑलिवर्ड का सबसे अलग है, इसमें देखो आपको अगर क्वेश्चन स्विच करना है तो कैसे करके जाना पड़ेगा, बाकी सब में ग्रिड में आता है। हम लोग मैथ सेक्शन में आ गए हैं और सबसे पहले क्वाड्रेटिक पे आ गए हैं। एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू +9 और -9। तो अगर इवन होती है पावर तो 2 वैल्यू आती हैं, आपको पता होगा। ऑड होती है तो सिर्फ प्लस की वैल्यू आएगी, इवन होगी तो माइनस और प्लस दोनों की आएगी, है ना। ये सबको आपको पता होना चाहिए। साइन आपको पता होना चाहिए, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस साइन होगा इनका। रूट्स निकालना आना चाहिए। 35 का क्या होता है, 7 × 5 2, तो 10 और 7 हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और सबसे ईजी यही होता है क्वाड्रेटिक, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है अगर आपने प्रैक्टिस इनफ कर रखी है तो टारगेट यही रहता है मेरा, जब भी मैं पीओ के पेपर में या फिर क्लर्क में भी, जब भी मैं क्वांट सेक्शन में मूव ऑन होता हूँ तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही रहता है कि क्वांट में क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन सबसे पहले करूँ, अगर दिख जाता है तो। उसके बाद सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्स, उसके बाद नंबर सीरीज, फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक, सबसे लास्ट में अर्थमेटिक करता हूँ मैं, है ना। और केसलेट अगर आ गई तो ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सारे क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको रूट पता होना चाहिए, आप ये सब याद हो जाते हैं मुझे। जैसे 56 है तो 8 × 7 आ जाएगा, 8 × 7, फिर उसका मल्टीप्लाई करके करेंगे 16 और 7, है ना। तो ये रूट्स आ जाएंगे। तो ये आप सब आपको रूट याद होना चाहिए। 35 वापस से आ गया तो 7 × 5 4, 2 से 2 हो जाएगा इसमें, मतलब रूट निकालना आपको आना चाहिए बहुत आसानी से, है ना। प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। और मैं एक बताता हूँ, पीडीएफ मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम पे। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल बने हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बने हैं, वहाँ पे पीडीएफ ये लोग शेयर करते रहते हैं। टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, नाम अभी मैंने ले नहीं पाऊँगा कोई सा भी। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, उनके टीचर्स के जो पीडीएफ हैं उनको डाउनलोड करो आप लोग। उसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप ये मिसिंग नंबर सीरीज आ गया है तो इसकी भी 100 क्वेश्चन है ना। उनको आप अटेम्प्ट करो। अब इसमें है तो इसमें क्या क्या रखा है, ×1 + 2, ×2 + 3, ×3 + 4। तो ये सब आपको जैसे मुझे ये याद कैसे, याद नहीं है मुझे, ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वो पीडीएफ सॉल्व कर रखी हैं। जो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है उनको सॉल्व कर रखा है। और बहुत आसान होता है, एक दिन में लेके बैठ जाओ, पीडीएफ लेके बैठ जाओ और टाइमर सेट कर लो कि हाँ 20 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं कुछ टाइम में मैं डिसाइड नहीं करा था, लेकिन मैं ऐसे ही सॉल्व करता था कि गाने सुनता रहा और मैं सॉल्व करता रहा, ठीक है। एक आपके हैबिट आ जाएगी, होता है ना, मसल मेमोरी के अंदर आ जाएगा, आपको गिनना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है गैप देख सकते हो यहाँ पे, 4 का गैप, फिर 27, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 27, फिर 16 1 स्क्वायर, फिर क्यूब 125, फिर स्क्वायर आएगा, मतलब 36 आएगा। 176 में 36 ऐड करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हम लोग टिक करेंगे। इसमें देख सकते हैं क्या है, इसमें 2, फिर 4 गैप है ना, 2 4 8, 8 के बाद 16 का गैप दिख रहा है मुझे, है ना। उसके बाद 16 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा, है ना। तो 74 में 32 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 106। इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या रखा है। तो 250 से 750, मतलब ×3 हो रहा है। 750 से ये कितना, ये मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड ही हो रहा है। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड हुआ है, तो मतलब अगर इधर देख सकते हैं तो 4 से अगर डिवाइड करो तो 4 का आप देख सकते हो 7, मतलब 750 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही करीब आएगा आपका, है ना। अब इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो आप, 76 होता है 76, उसको अगर 4 से एक बार डिवाइड करेंगे 76 को, कितना हो जाएगा, 38 आया था ना, 38 के आसपास, 76 38, हाँ 38। और 38 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 19 के लगभग आएगा। तो 19 के लगभग ये थी टर्म, तो मतलब 4 से डिवाइड हो रही थी। तो आगे की टर्म क्या होंगी, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे करके आपका अरेंजमेंट जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने वहीं पर सीखी हैं। जो पीडीएफ सॉल्व करते रहते हैं ना, काफ़ी हेल्प करती हैं इन लोगों की पीडीएफ। आप लोग जाओ सॉल्व करो। और हर चीज़ की पीडीएफ है, डीआई की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पजल की भी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पजल और ये सब डीआई तो आप मॉक टेस्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग डीआई पे आ गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है।
और डी आई अगर आपको दिख नहीं रही होगी, नंबर दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं इसकी जो एक डी आई यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे कहीं पेस्ट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, आप पेपर सॉल्व करते रहो, है ना, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से सॉल्व करते रहो। तो इसमें दे रखा है कि ट्रांसलेट कर रहे हैं ये ए और बी, ए बी सी डी ट्रांसलेट कर रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रांसलेट बाय बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे दोनों 26 एरर हो गए हैं। तो बताना है आपको एरर जो बचे हुए हैं वो कौन से, नॉन एरर वाले कौन से हैं, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब यही होता है कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करने हैं, है ना, लेकिन ट्राई कर लो, अगर नहीं होता तो स्किप कर दो। मैं तो ये करता हूँ, 5 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, तो 4 आसान होते हैं, एक कठिन ही होता है, कठिन नहीं होता, लेंदी होता है, मतलब उसकी लैंग्वेज लेंदी होगी, उसका सोल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ये डीआई थोड़ी सी ईजी लग रही है तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। इसमें बोल रखा है 30% जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो इंग्लिश टू मराठी हो रहा है, और बाकी रिमेनिंग वाला 70% इंग्लिश टू हिंदी हो रहा है। तो फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश टू, मतलब मराठी और उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो 70 - 30 40% आप मल्टीप्लाई कर देना टोटल से, डी के आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रांसलेट बाय ऑल ट्रांसलेटर ऑन मंडे टू ट्यूसडे। तो आपको सारे जितने भी ये दिख रहे हैं सबको ऐड करना है, जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको वहाँ पे सबको ऐड करो, और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप, कुछ इसमें अलग नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि एवरेज क्या है ना, डिफरेंस क्या है, रेशियो क्या है, वो कि उससे कितना ज़्यादा है, तो यही सब पूछता है प्री के एग्ज़ाम में। तो कोई मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है आपसे। डीआई आप अगर अच्छे से करके चले जाओगे, आपने पीओ लेवल की डीआई कर रखी है, तो आपका प्री का भी क्लियर हो जाएगा, और पीओ की तो आपकी मतलब टेंशन ही नहीं है। फिर क्लर्क का क्लियर हो जाएगा, सॉरी क्लर्क का क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं। अब मैंने कई कमेंट देखे हैं, उसमें बोलते हैं कि थोड़ा सा इजी पेपर है, इजी मॉक टेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म का इजी होता है या फिर उस प्लेटफॉर्म का कठिन होता है। इजी और कठिन से मतलब नहीं है हमको, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, बस यही मोटिव लेके चलो। आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, चाहे वो कोई सा हो। मैं ये नहीं कहता आप पीओ का सॉल्व करते रहो, आप क्लर्क का सॉल्व करो, है ना, आप मेंस का सॉल्व करो, कोई एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अब एक मॉक टेस्ट में पजल तो आनी ही आनी है ना, तो आपकी पजल रोज सॉल्व होगी, डीआई आनी आनी है तो डीआई रोज सॉल्व होगी, सिंप्लीफिकेशन ये सब आना आना है तो रोज सॉल्व होगा। तो उसका मतलब लोड मत लिया करो कि यार यार इसका लेवल थोड़ा नीचे है, उसका लेवल थोड़ा ऊपर है ना, हम तो तैयारी क्लर्क की कर रहे हैं, ठीक है, तो पीओ लेवल का हम सॉल्व क्यों करें, हम लोग पीओ का कर रहे हैं तो क्लर्क लेवल का सॉल्व क्यों करें। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक। अब ये डीआई आ गई है, इसमें अगर इसमें ऊपर लिख दिया कि आरआरबी पीओ की डीआई है, तो क्या आरआरबी पीओ की डीआई हो जाएगी, मैं क्लर्क लिख दूंगा तो क्या क्लर्क की हो जाएगी, डीआई और डीआई है ना, तो आपको सॉल्व करना है, चाहे कहीं से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सब मतलब डिस्कस मत करा करो इतना कि इसका मॉक टेस्ट इतना आसान आता है, इसका कठिन आता है। मेन चीज़ है आपका प्रैक्टिस करना। अगर आपका आसान आ रहा है, ठीक है, पीओ का आसान आ रहा है तो आप मेंस लगाओ, ठीक, या फिर पीओ का कठिन आ रहा है तो क्लर्क का लगाओ, किसी ने रोका थी ना आपको, कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। अब डीआई सॉल्व हो चुकी है, हम लोग अर्थमेटिक पे मूव ऑन हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे देखने में, वर्क वाला है, वर्क एफिशिएंसी वाला, तो इसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ मैं। अब अर्थमेटिक में मैं वर्क वाले अटेम्प्ट कर लेता हूँ, वर्क वाले जो एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला अटेम्प्ट कर लेता हूँ, बोट एंड स्ट्रीम वाला अटेम्प्ट कर लेता हूँ मैं, पार्टनरशिप वाला अटेम्प्ट कर लेता हूँ, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका अटेम्प्ट कर लेता हूँ, सीपी और कौन सा CISI वाला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उनको भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ। छोड़ता मैं क्या हूँ पता है, मैं बताता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है उसमें रूल छोड़ देता हूँ, मुझे आता भी नहीं है, वो आता है लेकिन सिर्फ बेसिक आता है, कुछ अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको नहीं कर पाऊँगा फिर, और 1 मार्क्स का आता है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसे। अभी एज वाला क्वेश्चन आ गया है, 5 हेंस मतलब 5 ईयर बाद ए और बी का रेशियो है 5-6। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ 31, तो प्रेजेंट एज 31 है, 5 साल बाद 36 हो जाएगी, 6 की वैल्यू 36, तो कितना जगह 6 टाइम्स 6 × 5 30, ए की एज 5 साल पहले 25, मतलब 25 प्रेजेंट एज आ गई, और उसकी बतानी है कि 40 ईयर्स होने में उसे कितना टाइम लगेगा।
25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग दूसरी DI पे आ गए हैं। तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं ABC, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो जर्मन एंड फ्रेंच मतलब लर्न कर रहे हैं 48। टोटल नंबर ऑफ फीमेल दे रखा है जो जर्मन और फ्रेंच लर्न कर रहे हैं, और फिर सिर्फ फ्रेंच जो लर्न कर रहे हैं महिला और मतलब मेल एंड फीमेल, उनका टोटल दे रखा है। ठीक है, तो इसका मैं जो इंग्लिश वाला जो है कट वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा कहीं पे, क्योंकि आपको बार बार मैं स्क्रॉल करूँगा आपको दिखेगा भी नहीं, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते जाना, उधर से सॉल्व करते जाना। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। द रेशियो ऑफ मेल और फीमेल दे रखा है जो फ्रेंच लर्न कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ए में 3 और 4, तो 28 या 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 12 और 16 आ जाएगा। उसके बाद आपको रेशियो बतानी है ना, रेशियो बतानी है जो सिर्फ जर्मन सीख रहे हैं। तो आप मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। जो पहली 2 रो दे रखी हैं वो सिर्फ जर्मन सीख रहे हैं, जर्मन और फ्रेंच दोनों सीख रहे हैं, और जो लास्ट है वो फ्रेंच सीख रही है। तो 48 + 32 - 28 कर दोगे तो जर्मन, प्योर जर्मन आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, रफ में मैंने लिख दिया है। जो प्योर जर्मन सीख रहे हैं वो 52 हैं, और जो प्योर फ्रेंच सीख रहे हैं वो 28 है ना। बाकी जो दे रखा होगा रेशियो के हिसाब से उनको जैसे फाइंड कर लेंगे, कि जैसे अभी रेशियो दे रखा था 3:4 दे रखा था मतलब मेल और फीमेल का, तो हम लोगों ने वहाँ से फाइंड कर लिया था, है ना। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप उसकी टेंशन मत लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली DI आई है ये। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ जर्मन लर्निंग स्टूडेंट इन ऑल इंस्टीट्यूट। तो आपने सारे जर्मन मैंने निकाल रखे थे सारे, 52 20 48, सबको प्लस करा 120 आया, 120 डिवाइड बाई 3 40 आ जाएगा आंसर आपका। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट B। तो B के आप जर्मन कितने हैं, B के जर्मन 20 हैं, और B में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 और 36, तो 56 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 56 × 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको कि जब भी आप मॉक टेस्ट दिया करो उसके बाद उसको री अटैम्प्ट जरूर करा करो। री अटैम्प्ट का मतलब मॉक टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद जो गलतियाँ आपने करी हैं, जो आपसे क्वेश्चन छूट गए हैं, उनको एक बार आप अटैम्प्ट करा करो, है ना। वापस सॉल्यूशन उनका देखा करो, अटैम्प्ट करा करो। ठीक है, सीखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, सीखोगे इन लोगों ने कैसे सॉल्यूशन कर रखा है, अप्रोच देखो, इनकी अप्रोच क्या थी, ये क्या देख रहे थे, मतलब क्या पहले सॉल्व कर रहे थे, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखा करो एक दूसरे का। अप्रोच देखना ही मेन चीज़ है। ठीक है, और अप्रोच ही आपकी स्पीड बढ़ाएगी और घटाएगी। ठीक, मेरी अप्रोच क्या है आप देख सकते हो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, जो की पॉइंट है सिर्फ वही लिख रहा हूँ। आपकी अप्रोच क्या है ना, क्या तो मुझसे भी अच्छी हो, आप सिर्फ माइंड में ही सॉल्व कर लेते हो, मैं तो लिख भी रहा हूँ, आप क्या बात है माइंड में ही सॉल्व कर लेते हो। तो बहुत ही मतलब बड़ा फैक्टर होता है अप्रोच, और यही हर कोई देखना चाहता है कि मतलब टीचर्स की या फिर स्टूडेंट की अप्रोच क्या होती है, हम क्या गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं। तो पहले जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी यही लगा रहता था कि यार दूसरे लोगों की अप्रोच क्या होती है, कोई मेरे सामने पेपर सॉल्व करे, एक बार दिखा दे जरा कैसे सॉल्व करा जाता है। तो कहीं दिखा नहीं वैसे मुझे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मैं अपना ही डाल देता हूँ अप्रोच, तो इसलिए मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैं भी सीखता रहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ अप्रोच अपनी, मैं भी इनके जो अभी जो मुझसे क्वेश्चन छूट जाएंगे या फिर जो हो नहीं पाएंगे या फिर जो गलत हो जाएंगे मुझसे क्वेश्चन, मैं देखूंगा कि इनके सॉल्यूशन में क्या अप्रोच लिख रखी है। और मैं लाइव क्लासेस भी अटेंड करता रहता हूँ यूट्यूब पे ही, और यूट्यूब से पढ़ना सबसे ईजी रहता है। ठीक है, जो मर्जी है, जो सा टॉपिक नहीं आता आप टॉपिक डालो यूट्यूब के ऊपर, उस पर सर्च बार में। ठीक है, पूरा टॉपिक पे कितने सारे एजुकेटर की वीडियो आ जाएंगी, और जौन सा एजुकेटर आपको सही लग रहा है, ठीक है, वो उसकी देख लो आप, सिंपल, जो आ जाए आपको सामने वो उसकी देख लो। मैं तो ये नहीं कहता कोई पर्टिकुलर फाइंड करके देखो, जिसकी आ जाए सामने उसकी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही पढ़ाते हैं। अगर उसका आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आप दूसरा स्विच कर लो, कितने सारे ऑप्शन होते हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना। आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। टाइम एंड वर्क नहीं आता, टाइम एंड वर्क डाल दो, टाइम एंड वर्क फॉर बैंकिंग। ठीक है, पूरी आपकी मतलब प्लेलिस्ट आ जाएंगी कि टाइम एंड वर्क का ये मतलब ये टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर पढ़ा रहा है, हर टीचर का देखो आप लोग अप्रोच, हर टीचर की देखो, फिर अपने हिसाब से उसे सॉल्व करो। अब DI भी हो गई है, अब हम लोग अर्थमेटिक पे आ गए हैं यहाँ पे।
अभी अर्थमेटिक का पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ए और बी इन्वेस्ट करा है 35 और 40, तो 35 और 40 में लिख दिया मैंने, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, मतलब जो 100 आगे लिखा है उसे नहीं लिखूंगा मैं। उसके बाद बी ने विड्रॉ कर लिया, 500 रुपये विड्रॉ कर लिया है, तो कितना हो जाएगा 35 ये बचा 6 मंथ बाद, तो 6 × 6 आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। काटना आना चाहिए आपको, काटना पाटना आना चाहिए, सिर्फ कॉपी में, ठीक है, रियलिटी में मत काट देना किसी को। तो 40 × 15 के रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा, और बी का जो प्रॉफिट है वो 3000 है। आपको टोटल प्रॉफिट बताना है आपका, है ना। तो 14 + 15 29, 29 × 2 करेंगे, आपका 58 आ जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक एज वाला क्वेश्चन है। कमल और सोहान का जो रेशियो है वो दे रखा है 7:8 का दे रखा है। फिर प्रेजेंट एज का रेशियो है, और फिर प्रेजेंट एज का सोहान और सुरेश का रेशियो दे रखा है 4:3। तो 4:3 का डबल कर दो, 8:6 हो जाएगा, क्योंकि जो सोहान है उसको आपको इक्वल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एज ऑफ सुरेश इज 4 ईयर लेटर इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ कमल। तो 6x + 4 इज इक्वल टू 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। उसका डिफरेंस निकालना है कमल और सोहान का, तो 4 ईयर आ गया, ठीक है आपका आंसर। x की वैल्यू आ जाएगी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। 5 साल पहले उनकी एज कितनी है, 5 साल पहले उनका सम कितना है, कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, अगर x की वैल्यू आ गई तो। x को फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये एक हिसाब वाला क्वेश्चन है, जो होता है नहीं है कि इतना खर्च करा फिर सेव इतना करा, तो बताओ उसका टोटल वैल्यू कितनी है। तो मैन स्पेंड 20,000 रुपये ऑन हाउस रेंट। उसके बाद फ्रॉम द रिमेनिंग, मतलब 100% में से उसे 15% के 20 शेयर खरीद लिए हैं, ठीक है। तो 15% कहीं उसने और खर्च कर रहा है 100% में से, और बाकी उसका रेस्ट उसने सेव करा, मतलब 85% उसने सेव कर लिया है, और 85% की वैल्यू है 51,000 रुपीज़, ठीक। तो उसका मतलब आपका 100% की वैल्यू निकल आएगी। और ये 20,000 रुपये सिर्फ आपको मतलब उल्लू बनाने के लिए दिखा रखा है ऊपर, उसका कोई काम नहीं है, 20,000 का कोई काम नहीं है ना, सिर्फ आपको मतलब एक कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मैं भी सॉल्व करते टाइम सोच रहा था कि 20,000 कहीं यूज़ ना हो जाए, कहीं हम नीचे देखा तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा, बस आपको शेयर का वैल्यू पूछ रखा है, तो आप शेयर का वैल्यू निकाल सकते हो। 100% निकाला, 100% में 15% निकाल लो उसका जो सम आएगा, क्योंकि 60,000 आया, 60,000 का 15% निकाल लिया, फिर 15% को 20 से डिवाइड कर दोगे, 15 × 60 / 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन आ गया है। प्राइस मार्केट प्राइस 120 है, 120% मतलब 20% ऊपर, मतलब 120 हो जाएगा, 100 120 दे सकते हो आप रफ डायग्राम में, और 8% डिस्काउंट दे रखा है, तो इसमें 9.6 माइनस, क्योंकि 120 का 8% 96 होता है, और डिवाइड बाई 10 9.6, तो सेलिंग प्राइस आ गया 110.4, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, अमाउंट डिस्काउंट दे रखा है, जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो है 115.2, तो मतलब 96 की वैल्यू है 115.2। आपको प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है, तो प्रॉफिट कितना है 110.4, प्रॉफिट है 10.4, हाँ प्रॉफिट है 10.4, ठीक है। तो वहाँ से आप ऐसा करके जो भी है इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं यही दिमाग पे लेके चलता हूँ, इधर कॉस्ट प्राइस बनाऊंगा, इधर एमपी बनाऊंगा, ठीक है, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, मार्केट प्राइस। अब इसमें अगर आप जैसे बता देता हूँ थ्योरी में, अगर 20% ऊपर बोलेगा तो 100, फिर 120, और उसमें अगर प्रॉफिट बोलेगा तो मार्केट प्राइस की उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्राइस जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा मार्केट प्राइस है। अगर डिस्काउंट बोलेगा तो फिर इधर सीपी और एमपी के बीच में आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये माइंड में लेके चलना है, बस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ट्रेन वाले क्वेश्चन पे आ गया। ट्रेन बोल रखा है 250 मीटर की ट्रेन है, और 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार कर रही है 30 सेकंड में, तो 250 + 200 450 डिवाइड बाई 30, 15 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार आ गई है। एक आदमी है, वो भाग के ट्रेन के साथ चल रहा है शायद, हाँ, तो बताना है उस ट्रेन को कैसे क्रॉस कर लेगी, वो ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। तो 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको प्लीज़ 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 मीटर पर सेकंड में जरूर चेंज कर लेना, बहुत ध्यान से पढ़ना इन सब चीज़ों को, कहाँ पे यूनिट आपको एक जैसी बनानी है, आप अपने पढ़ा होगा 10th 12th में, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तभी आंसर आपका निकलेगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं बोट एंड स्ट्रीम के। इसमें बोल रखा डाउन स्ट्रीम की
जो भी उसने पार कर रहा है इतने इतने टाइम में पार कर रहा है, और अप स्ट्रीम की स्पीड को वो मतलब अप स्ट्रीम 5 घंटे में पार कर रहा है। तो 3 और 20 मिनट्स दे रखा है ना, तो 20 मिनट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा आवर में, तो 20/60 + 3 आवर, ठीक है। तो उससे चेंज हो जाएगा, कितना जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा आपका ना, रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा तो फिर इनकी अप स्ट्रीम ये नहीं फाइंड कर पाऊँगा शायद मैं अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन तो मुझे। 3:2 तो आ गया है, ये आ गया है आपका डाउन स्ट्रीम को वो मतलब जितने जितने टाइम में वो डाउन स्ट्रीम को पार करेगा 2 घंटे में, उतना टाइम वो अप स्ट्रीम को पार करने में लगेगा जो है 3 घंटा, है ना। इसमें कहीं देख तो नहीं रहा है, मैं अब रैंडम पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। 3:2 आंसर लगा दिया मैंने, और वो आंसर क्या होता गलत हो चाहे सही हो, बाद में देख लूँगा मैं सॉल्यूशन में। अब 4 मिनट बचे हैं मेरे पास, अब 4 मिनट में वही क्वेश्चन करूँगा जो मुझसे हो नहीं पा रहे थे, ठीक है। ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है अच्छी बात है। एक DI बची है, वो मुझसे अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत लंबी DI है वो, और वेन डायग्राम वाली DI है वो, थोड़ा सा मुझे आती भी नहीं है, आती है लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है उस चीज़ में, और थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। और जब 4 मिनट बचता है ना, 4 या 3 मिनट बचता है, तो आप DI मतलब जो कैसलेट DI होती है उसको सॉल्व मत करा करो, आपके जो अर्थमेटिक के बचे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा करो, ठीक है। तो चॉइस आपके पास आएगी ज़रूर पेपर में भी। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। एक आदमी ने 3600 रुपये की कुछ चीज़ खरीदी है, उसे 25% में बेच दिया है, प्रॉफिट में, 25% प्रॉफिट में। तो 36 × 125 करेंगे तो 4500 आ जाएगा। फिर 4500 को उसने इन्वेस्ट कर दिया है CI पे 2 साल के लिए। उसके बाद उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 6480 है, तो 6480 में से 4500 घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 45 × 2, 2 साल के लिए उसे इंटरेस्ट मिला है, वो है 1980। तो अब ये होता है हिडन ट्राई मेथड, मैं एक एक करके ट्राई करूँगा। तो पहले 10% ट्राई कर लेते हैं, 450 का 10%, ये स्लैब मेथड होता है, आपको पता ही होगा। 450 + 450, फिर इसका नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि 1900 के लगभग जाना चाहिए आंसर। 20% आपका आंसर हो जाएगा इसका। 20% 450 का निकलेंगे तो 900 900, और 20% 900 निकालेंगे तो 180, तो 1880 1800 + 180 तो आ जाएगा 1980। तो मतलब 20% आपका राइट आंसर है। तो इसे कहते हैं हिडन ट्राई मेथड, ठीक है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करके फाइंड करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है आपको, मतलब रेट मिसिंग है तो रेट आप नीचे से एक एक करके पुट करो, और फिर अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो मतलब वो राइट आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, A और B ने इन्वेस्ट करा है, ये भी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। A और B ने इन्वेस्ट करा है इनिशियली, फिर A का अमाउंट डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, और B का अमाउंट इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ आफ्टर 2 ईयर। तो A का जो अमाउंट है वो 10% डिक्रीज हुआ है 2 बार, तो 10 10 9 9, और B का जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, तो 10 12 10 12, तो 100 से 144 हुआ है, और 100 से 81 हुआ है, ठीक है। तो और उनके जो अमाउंट का जो डिफरेंस है, A और B का जो बाद का जो अमाउंट है उसका डिफरेंस 4500 है। तो ये तो लंबा प्रोसीजर है एक, क्योंकि हमें एक चीज़ पता नहीं है, जो इनिशियल अमाउंट है वो इक्वली डिवाइडेड है या फिर मतलब उसमें कुछ भाग वाग है कि नहीं है। तो आपको एक 100x लेना पड़ेगा, एक 550 के मतलब 50,000 - 100x लेना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और इतनी लेंदी कैलकुलेशन मुझसे अभी हो नहीं पाएंगी। इसमें बस एक ही चीज़ बस ये है ना कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको पॉज करके इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक। ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाया है, ठीक है। 1 मिनट जो है हम लोग सबमिट करते हैं पेपर को, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना भी बेकार ही है। जितने क्वेश्चन मुझसे होने थे वो उतने हो गए हैं। अब एक केसलेट बची है, वो मुझसे हो नहीं पाएगी, मैंने देख के ही मना कर दिया था, शुरुआत में मैंने चेक कर लिया था, इसलिए नहीं हो पाएगी। इसको मैं एक बार लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ। 9 से हर कोई डिवाइड तो हो रहा है वैसे, 9 से कटेगा 9, फिर 8, फिर 144 कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम में 16 बार में जाएगा। नहीं, फिर भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। अगर इसमें अमाउंट दे रखा होता ना शुरुआत में कि अमाउंट इतना तक डिवाइडेड है, जैसे 50,000 में 20,000 A ने इन्वेस्ट कराया, 30,000 B ने इन्वेस्ट कराया, तो हम लोग बता सकते थे, ठीक है। अभी हम नहीं बता पाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी
रेशियो वाला क्वेश्चन है ये आप लोग इसको ना, इसका मुझे आंसर देना है, रेशियो में आंसर देना है आपको, ठीक है। इसका आंसर देना है आप लोग, ठीक। इसका और इसका और जो DI है उसका, अगर आपका वेन डायग्राम बन जाता है तो ट्राई करना घर पे बैठ के, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बना के दिखाना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर भी सेंड कर सकते हो इसके आंसर, ठीक है। हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे। 71 अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट तो सही है। 2 गलत गए हैं मेरे और 69 सही गए हैं। 68.50 मार्क्स आए हैं और एक दोनों में गलत गया है। 18 मिनट में रीजनिंग कर दी थी यहाँ पे। और देख सकते हो ये है फ्री मॉक टेस्ट, आप जैसे देख सकते हो मेमोरी बेस का है। और एक मॉक टेस्ट और फ्री है, ये 2021 के प्री का एग्ज़ाम है, इसलिए फ्री है, ठीक है। ये ऑल ओवर का फ्री मॉक टेस्ट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching. And do mock test.